बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अधर्मी शिक्षक। मैं हूं आपके साथ शिवालिका। 22 दिन 24 जिले और हजारों बंद पड़ी कक्षाएं। दुर्ग से उठी अतिथि शिक्षकों की हुंकार अब पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दे रही है। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक तो हुई, कमेटी बनाने की बात भी बनी, लेकिन हड़ताल अब तक खत्म नहीं हुई है। आखिर कब तक वादों और कमेटियों के फेर में फंसेगा अतिथि शिक्षकों का भविष्य? क्या कमेटी से निकलेगा हल या जारी रहेगा शिक्षा का ये संकट? इसी पर करेंगे बात। चलिए सबसे पहले पूरी खबर को समझ लेते हैं। दुर्ग से शुरू हुई अतिथि शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 22वां दिन है। प्रदेश के 24 जिलों के स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। करीब 1000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक सड़कों पर डटे हुए हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री के साथ अतिथि शिक्षकों की एक बैठक भी हुई, जिसमें पुराने नियमों और शर्तों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने पर सहमति बनी। लेकिन इसके बावजूद अतिथि शिक्षक विद्या मितान संघ ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक ठोस फैसला नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगे क्या हैं। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ ना, थोड़ा पीछे, हल्का हल्का। तो चलिए सबसे पहले नजर सड़क पर शिक्षक, ताले में शिक्षा, क्या है मांगे, उस पर भी नजर डालते हैं। अतिथि शिक्षकों की क्या मांगे हैं? संविलियन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, सबसे पहली मांग तो यही है। समायोजन पर सरकार ठोस और स्पष्ट फैसला ले। एक बड़ी मांग ये भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मानदेय में वृद्धि की जाए, बेहतर सुविधाएं दी जाए। तो अतिथि शिक्षकों की क्या कुछ मांगे हैं, वो मुख्य बड़ी मांगे हम आपको बता रहे हैं कि संविलियन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, साथ ही साथ समायोजन पर सरकार ठोस और स्पष्ट फैसला ले। तो चलिए इस पर कुछ बड़े सवाल है। बंसल न्यूज भी कुछ सवाल उठा रहा है, उन सवालों पर भी एक नजर डालते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा भी करेंगे। सरकार का सिर्फ कमेटी बनाना क्या पर्याप्त है? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। 24 जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों के हो रहे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? समान कार्य के लिए समान वेतन देने में आखिर अड़चन क्या हो रही है? सरकार अब तक कोई स्पष्ट नीति क्यों नहीं बना पाई? ये मुख्य सवाल हमारे हैं और इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा भी रहेगी। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी, वंदना राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही धर्मेंद्र दास वैष्णव, मुख्य संरक्षक अतिथि शिक्षक संघ। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है और जिस एंगल से हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए शुरुआत सबसे पहले धर्मेंद्र दास वैष्णव जी आपसे ही करना चाहूंगी। लंबे समय से अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं, मांग यही है कि समायोजन हो, संविलियन हो, लेकिन इसके चलते बच्चों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक आखिर ये मांगे चलेंगी? जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर बंसल न्यूज का। हमारे प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के जो बैठे हैं उनका भी धन्यवाद, वंदना दीदी बैठी है उनका भी धन्यवाद कि हमारे मुद्दे पर आप चर्चा के लिए बैठे, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम वो शिक्षक हैं जो आदिवासी अंचल में बिहड़ क्षेत्र में जहां कोई टीचर जाना नहीं चाहते थे और जाते भी थे तो वहां से लौट करके आ जाते थे। वहां पुलिस की प्रशासन की कोई टीम नहीं जाती थी। जब हमारा भर्ती हुआ तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय हुआ और इसीलिए भर्ती हुआ कि आप लोग विषय विशेषज्ञ हो, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स और इंग्लिश के विषय विशेषज्ञ टीचर हैं, नॉन बीएड कोई नहीं है। ऐसे टीचर को वहां भर्ती दिया गया और बोला गया कि वहां गुणवत्ता लाना है और हमने वहां का गुणवत्ता ला करके दिया। आज आपको देखो एजुकेशन अब माना जाता है आपका रायपुर, दुर्ग है, बिलासपुर है, वहां के आप 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकाल करके देखिए और जहां हम लोग पढ़ा रहे हैं आदिवासी अंचल में, वहां का रिजल्ट निकाल करके देखिए। जहां जैसे शिक्षा मंत्री जी दुर्ग में है वहां का रिजल्ट निकालिए और आप सुकमा का रिजल्ट निकालिए, कोंडागांव का निकाल रहा है, इधर बलरामपुर का निकालिए, तो मेरा कहना मतलब हमारा परसेंट आपको बहुत बेहतरीन दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग विषय विशेषज्ञ शिक्षक है। 11 साल से
मात्र 20,000 के पेमेंट में हमारा वहां शोषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी सबका गाइडलाइंस है, समान काम समान वेतन देना चाहिए। 38,000 वर्ग एक का ग्रेड पे होता है मैडम जी। हम लोग बिहार क्षेत्र में रहते हैं ना, उन लोग को, पब्लिक को यह समझ नहीं आता है कि ये लोग 80,000 पा रहे हैं कि 20,000 पा रहे हैं। जैसे अन्य टीचर के साथ वो लोग बिहेवियर करते हैं, जैसे 5,000 घर का किराया है, बिजली बिल है, गैस है, खर्चा हर चीज में बढ़ रहा है। हम लोग 11 साल से उसी पेमेंट पे अटके हुए हैं, तो हमारा नहीं हो पाता ना। जब हम लोग देखें ना, बच्चे का भी तबीयत खराब हो जाता है तो इंजेक्शन दिलाने के लिए पैसा नहीं होता है। बूढ़े माँ बाप जो है हमारे हैं, उनको भी लगता है हम पढ़ाए लिखाए हैं तो कम से कम बूढ़े लास्ट समय में हमको सहयोग करें, 1,000-2,000 दवाई के लिए। 1 रुपया का सहयोग नहीं रहता मैडम। हम लोग पूरा तरीका से, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है यहाँ इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब स्कूल इधर आ करके अच्छा पढ़ाई कर रहा है वो, मतलब वहां का आदमी। जैसे आपको और चीज बता दूं, जैसे नक्सलाइट खत्म करने वाली बात है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष भैया, मैं इस चीज को आप समझना, चीज को नक्सलाइट खत्म जो है पुलिस नहीं की है भैया। आप चीज को बता दो, हमने वहां ना जो बंदूक उठाते थे बचपन में, जो बंदूक उठा करके जंगल में जाते थे नक्सलाइट, उन लोगों को हमने पढ़ाया है भैया, और पढ़ा करके उनको कहा भैया बंदूक रखने से कोई मतलब नहीं, आप कलम का ताकत जो है बहुत बड़ा ताकत है। आप देखिए 11 साल तक हमने नहीं चिल्लाया, परंतु आज 20-21 दिन हुआ है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कलम का ताकत और मीडिया का प्रभाव दिख रहा है, जिसपे आज डिबेट हो रहा है। कल शिक्षा मंत्री जी भी बुलाए। निश्चित तौर पर एक समस्या बहुत गंभीर है धर्मेंद्र जी, इसीलिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और हम लगातार इस मुद्दे को दिखा भी रहे हैं। राजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, लगभग 2.5 साल हो चुके हैं शायद सरकार को, उसके पहले भी रमन सरकार रही 3 सेशंस में, यानी लंबे समय से समस्या भी है, सरकार भी रही, लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया? एक समाधान जिसकी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अब जाकर समिति बनाई गई है, अब चर्चा होगी, लेकिन जो 22 दिन से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसका जवाबदेह कौन होगा? उसकी भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए, जो अब शिक्षक संघ के जो आदरणीय नेताजी आए हैं, उनका कहना सही है कि 20,000 रुपये मानदेय है और 20,000 का मानदेय कम पड़ता है, जबकि वो उच्च गुणवत्ता जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं। लेकिन देखिए, जब नियुक्ति दी गई थी उसमें इस प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं की थी कि आपको तुरंत इंक्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन मानवीय आधार पर निश्चित रूप से वो इंक्रीमेंट होना चाहिए और हमारी सरकार बहुत संजीदा है। मैं आपको बता दूं, 2017-18 में भी डॉक्टर रमन सिंह ने संविलियन किया था, जो गुरुजी गारंटी योजना हो या जो दूसरे टीचर्स हैं, लगभग 1,20,830 टीचरों का संविलियन हुआ था जो शिक्षाकर्मी थे। इसके अलावा अन्य विभाग के भी जो थे उनको भी संविलियन किया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन हैं डीएड बीएड को लेके, उसके बाद जो 268 प्रकार के जो दूसरे भी कर्मचारी हैं कि उनका किस प्रकार से संविलियन किया जाए या राज्य की वित्तीय स्थिति किस प्रकार से है, तो वो संविलियन किया जाएगा अगर राज्य के वित्त विभाग उसकी अनुशंसा करता है। कर्नाटक वर्सेस कृष्णालाल एक महत्वपूर्ण केस था जिसमें उनको 138 लोगों को एक साथ नियुक्ति दी गई थी। वहीं पंजाब सरकार के साथ भी एक ऐसा केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से संविलियन करे या उनकी इंक्रीमेंट करे, उनकी वेतन वृद्धि करे, यह राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर है। तो बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, किसान और शिक्षक, और जैसे आदरणीय गुरुजी ने कहा जो संघर्ष कर रहे हैं इस बात को लेके कि नक्सलवाद, बिल्कुल देखिए, अगर नौनिहाल सुरक्षित है तो अच्छे शिक्षा की वजह से, शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब जो होता है वो समाज का सबसे बड़ा एक कार्य होता है। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा जो हमारे आदरणीय शिक्षक बंधु है कि कृपया अपनी हड़ताल को स्थगित कर दें और एक बार बातचीत के मुद्दे पर आएँ। और बातचीत से क्या नहीं निकल सकता रिजल्ट, तो हम आते हैं और अगर बातचीत करते हैं एक सकारात्मक पहल हो सकती है। और देखिए, चरणबद्ध तरीके से किया भी गया है, बहुत सारे विभागों में उनका संविलियन किया गया है। अगर संविलियन नहीं हो सकता, कुछ तकनीकी अड़चन है, जो वेतन वृद्धि की बात की जा रही है उस पर भी बात हो सकती है और कमेटी का गठन किया गया, तो निश्चित रूप से जब कमेटी का गठन किया गया है, हम असंवेदनशील नहीं है। जिस प्रकार इसके पहले आलोक शुक्ला जी, भूपेश बघेल जी के समय डीएड और बीएड का जो एक तकनीकी गड़बड़ी कर दिए थे जिसमें हमको बीएड के शिक्षकों को निकालना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, फिर वापस उन्हें तकनीकी आधार पे दूसरे विभागों में संविलियन किया गया। तो हम बहुत संवेदनशील है, अभी भी उनको रोजगार दिए हैं जो तकनीकी रूप से बीएड के शिक्षक थे और बीएड के टीचरों को दिया गया। तो ये बीएड, तो ये इसी प्रकार से अभी भी जो है
तो वो मैं तो कहूंगा कि कॉल ऑफ कर ले स्ट्राइक को और बातचीत के लिए ठीक आए। है, जरूर कुल आपकी मिलाकर मांगों बातचीत पर से हम समाधान निकालने की बात आप कह रहे विचार हैं। करेंगे। ठीक है राजीव जी, आऊंगी मैं आपके पास दोबारा। वंदना जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं और उंगली भी उठा रही थी, शायद कुछ कहना चाहती है। लेकिन वंदना जी, मेरा एक सवाल भी रहेगा इसके साथ कि समाधान की मांग तो लंबे समय से की जा रही है, बीच में 5 साल 2018 से 23 में कांग्रेस की भी सरकार रही, समस्या तब भी थी, समाधान तब भी नहीं निकला। क्या आपको नहीं लगता कि अब विरोध करना छोड़ के सरकार का एक समाधान पर बात करनी चाहिए, एक फॉर्मूला बनाना चाहिए? जिस तरह से बच्चों का भी नुकसान हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अतिथि शिक्षक जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, खासतौर पर आर्थिक समाधान की वो मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो वादा था कि 100 दिन में जो संविदा और अनियमित जो कर्मचारी है उनको नियमित करने का, तो भारतीय जनता पार्टी का वादा था। तो ये वादा शायद भूल गए हैं, जिनके कारण मेरे को लगता है कि आज जो संविदा कर्मचारी है, जो अतिथि शिक्षक है, जो विद्या मितान के जो शिक्षक है, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मेरे भाई बोल रहे थे कि चर्चा करते हैं, चर्चा से समाधान निकलेगा। तो आप 22 दिनों से जब ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भरी बरसात में वहां पर उन लोग डटे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो अब आप लोग यहाँ पर चर्चा के लिए आप प्रयास नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे भाई है धर्मेंद्र दास और उनके पूरे जो आंदोलनकारी जो है भाई, वो जाते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए उनके गृह ग्राम में, तो भी से शिक्षा मंत्री वहां पर इन लोगों से मुलाकात नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी की जो शिक्षा मंत्री है उनकी संवेदनाएं मर चुकी है, जिनके कारण इतने छोटे छोटे बच्चों को बरसात में लेकर के वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनके उनके कारण भी उनको थोड़ी भी फिक्र नहीं है और चर्चा नहीं कर पा रहे। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं ना, बिल्कुल शिक्षा की गुणवत्ता की बदहाल चुकी है। चाहे शिक्षकों की बात करूं, चाहे स्कूलों की बात करूं, वर्तमान में की यदि बात करती हूँ, अभी नया शैक्षणिक सत्र है और शिक्षा मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बयान देते हैं, आने वाले दिसंबर तक हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। इधर 22 दिनों से जो अतिथि शिक्षक हड़ताल पर है, वहां स्कूलों की तो पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसको कैसे उन लोग जो है कंप्लीट कराएंगे? दूसरी बात, ऐसे भी शुरू से आप देखेंगे कि 57,000 शिक्षकों की पद खाली है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार का वादा था कि हम 57,000 जो शिक्षकों की जो पद खाली है, तो वंदना जी, हम बार बार वादे की बात कर रही हैं, उसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2018 में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, जब उन्होंने चुनाव की तैयारी की थी, तब आपकी वादों में भी ये शामिल था कि हम जल्द से जल्द नियमितीकरण कराएंगे, समान वेतन दिलवाएंगे और विद्यामितानों को, बस नाम बदले विद्यामितानों के, गुरुजी से विद्यामितान शिक्षा कर्मी, सरकारें बदली है लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला है। वंदना जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में रही, उसके बाद जब कांग्रेस से सरकार 5 साल में रहा, तो उसके कार्यकाल जो था, चाहे शिक्षकों की बात करूं, चाहे किसानों की बात करूं, छत्तीसगढ़ की जो जनता के हित के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए। 2.5-3 साल कोरोना काल रहने के बावजूद हमने इस पे समिति बनाया और समिति गठन कर इस पर हम कार्य किए थे और कार्य के लास्ट स्टेज पर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि वो हितैषी होती तो उस जो समिति था, उस समितियों को आगे बढ़ाते और इन लोगों को, यानी आपका कहना है कि जो पहल, कुल मिलाकर जो पहल कांग्रेस ने की थी उसे आगे बढ़ाना चाहिए था बीजेपी को, यही आप कहने चाह रही हैं कि कांग्रेस ने पहल की थी लेकिन बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए था। स्थिति वही वर्तमान की आप स्थिति देखिए, काफी चिंताजनक है। ठीक है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, आप बनी रहे वंदना जी, आपके पास मैं लौटूंगी। बेरोजगार है, आज युवा बेरोजगार है, वो आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ निश्चित तौर पर हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं। वंदना जी, हमारे साथ धर्मेंद्र दास वैष्णव जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपको सालों से वादे किए जा रहे हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, हर किसी के घोषणा पत्र में वो वादा किया जाता है, लेकिन आखिरकार बात आंदोलन पर ही आ जाती है, चाहे 2018 हो, 2023 हो या फिर 2026 हो, अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन क्या बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करके इस तरह से सड़कों पर बैठना ही अकेला समाधान है? क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता अपनी मांगे सरकार के सामने रखने का, कोई और बेहतर रास्ता? क्योंकि आपको भी कष्ट हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। सुनिए, क्या है, होता क्या है, 12 महीने हम लोग काम करते हैं स्कूल में, ये लोग 10 महीने का पेमेंट हमको देते हैं, और गर्मी क्या हम लोग कहाँ हम निदाई कोड़ाई करने जाएंगे, किसके यहाँ बेरोजगारी करने जाएंगे? और जैसे गर्मी खत्म हुआ मैडम,
आज स्कूल मतलब स्थिति बिगड़ गया ना भाई। हमारा भी बच्चा है, उसको भी तो खाना खिलाना है, हमारे भी परिवार है, बूढ़े माँ बाप है, उसको भी खाना खिलाना है। अब सोचो भाई 18-20 हजार में हमारा क्या हो जाएगा। हम दूसरे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उनका भविष्य सुधार रहे हैं, हमारे खुद का भविष्य का ठिकाना नहीं है। सरकार आती है जाती है मैडम, यही छलावा होता है, नियमितीकरण का वादा होता है और हम लोग चले जाते हैं। हमारे दर्द को देखने, वास्तव में दर्द को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन भाई एक हम सवाल ये भी निवेदन उठता करते है ना हैं धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल ये भी उठता है कि जब आप लोग ये रास्ता चुनते हैं शिक्षा कर्मी या विद्यामितान बनने का, आपको पहले से पता होता है कि नियम क्या है, कायदे क्या हैं, शर्तें क्या हैं, आपको पता होता है कि कम वेतन ही मिलेगा, ये शर्तें होंगी, काम उतना ही करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी फिर बार बार क्यों आंदोलन होता है? क्योंकि ये नई बात नहीं है, इसकी शुरुआत 97-98 से हुई थी जब छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था। तब से लेकर अब तक ये रीति चली आ रही है। हर बार विद्यामितान बनते हैं, शिक्षा कर्मी बनते हैं, नाम बदलता है लेकिन जब हमारा भर्ती हुआ मैडम, सुनिए, जब हमारा भर्ती हुआ तो वर्ग 1 का ग्रेड पे 38,000 रुपया था, आज है 38,000। उस समय 15,000 था, वही ग्रेड पे 15,000 उस समय मिलता था, तो पर्याप्त था 15,000। और धीरे धीरे जैसे इंक्रीमेंट होता रहता ना, तो आज हमारी स्थिति कम से कम 40-50 हजार तक पहुंच जाता। ये मात्र हमको जितना पेमेंट है उतना ही देते हैं, 10 महीना पेमेंट देते हैं। आपको बता दूं, किसी माता गर्भवती होती है ना, महिलाएं गर्भवती अगर छुट्टी में चले गए तो उसका पहले तो नौकरी भी खा जाते थे, और नौकरी खा जाते थे, नौकरी नहीं रखते थे। जैसे किसी का बच्चा का तबीयत खराब हो गया, यदि खत्म हो गया बच्चा, तो यदि वो छुट्टी में गया तो उसका नौकरी खा जाते थे। ये कंडीशन स्थिति में हम लोग जिए हैं, तड़प तड़प के जी रहे हैं और आज भी जी रहे हैं। हम यदि ये मैदान में नहीं आते, अभी हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि आप रायपुर में जाकर के बैठो, हमारे नेता लोग तूता में रख दिए हैं आंदोलन की जगह। वहां कोई कुत्ता नहीं जाता है जहां आंदोलन। अब जब इनको आंदोलन करना रहता है तो रोड पे बैठ जाते हैं। भाई हमको सुनने वाला कौन है बताओ दुनिया में? धर्मेंद्र जी, अगर आपका समायोजन कराया जाता है, संविलियन कराया जाता है, तो हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव हो, क्या फिर उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हम सब चीज के लिए तैयार है मैडम। हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम लोग को मिलाए थे, कल शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं उनसे, तो वो रविवार का छुट्टी देने की बात कर रहे थे। तो मैं बोला कि भैया रविवार का छुट्टी जो है अंग्रेज शासन काल में 1890 में शुरू हो चुका है, ये रविवार का छुट्टी हमको मिलता है। जो बेसिक छुट्टी होती है 33 CL होता है हर प्रकार का मिला करके, जैसे शिक्षकों को मिलता है ना, शिक्षकों वो चीज मिलना चाहिए। हम 20,000 काल पे वेतन है, 2 दिन के लिए स्कूल जा रहे हैं, उसको भी आप पेमेंट काट लेते हो, तो ये शोषण मत करो ना। दूसरी बात, हम दूसरा काम करते मैडम, हमारा पूरा जवानी जो है इसमें बिता चुके हैं। पहले भी शिक्षा कर्मियों का, शिक्षा गारंटी गुरुजियों का संविलियन हुआ है, पूरा रास्ता साफ है। हर चीज जवाब ले लेते हैं कि अब आगे क्या समाधान इसका निकलेगा। राजीव जी, भविष्य का रोड मैप निश्चित तौर पर सरकार तैयार कर रही होगी, शिक्षा मंत्री ने मुलाकात भी की है इनसे, लेकिन अगर बातचीत पूरी तरह से सफल नहीं होती है तो क्या कोई प्लान भी आपने तैयार किया है जिसे लेकर आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें ना शिक्षकों का नुकसान हो, अतिथि शिक्षकों का, और ना ही बच्चों का नुकसान हो? शिवालिका जी, सबसे पहले मैं वंदना जी का उस आरोप का जवाब दूंगा कि भाजपा सरकार संवेदनशील नहीं है। तो भाजपा सरकार ने ही लाखों शिक्षकों का संविलियन किया, उन्हें मुख्य धारा में लाया। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी जो कमेटी बनाए थे, उस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। तो जो आलोक शुक्ला जी को भूपेश बघेल जी कहते थे कि दुनिया का सबसे भ्रष्टतम अधिकारी, उसकी अध्यक्षता में आपने बीएड और डीएड का जो विवाद करवाया, जिसको हमारी सरकार ने उस जो असंतुलन था, जो एक लैकुना था, उसे हमारी सरकार ने ठीक किया। बीएड बंधुओं को वापस तकनीकी शिक्षा में जगह देकर, उन्हें लैब टेक्नीशियन या तमाम जगह पर एडजस्ट कर। तो आप अपनी सरकार की बखान मत करिए कि आपने कोरोना काल में शिक्षकों को वेतन दिया, शिक्षकों ने काम किया इसलिए आपने वेतन दिया। कोई शिक्षकों के ऊपर आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप लोग की विसंगतियों को हम झेल रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। जहां तक बात है अभी धर्मेंद्र जी ने जो कहा, बिल्कुल उसको लेके हम सभी बात कर रहे हैं और ये बात संज्ञान में आ चुकी है और चरणबद्ध तरीके से हम देखेंगे कि वित्त विभाग की कैसे मंजूरी मिलती है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को देखते हुए शिक्षकों के ऊपर मानवीय आधार पर, न केवल शिक्षक, अन्य भी जो कर्मचारी हैं, 268 प्रकार के अनियमित कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों को आप अपने हिसाब से अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उनके साथ मानवीय बर्ताव करें। यानी मानवीय ढंग से जो वेजेस हैं, जो वेतन है, जो मजदूरी है, जो भी सुविधाएं हैं,
जो डियरनेस अलाउंस की बात होती है या जो प्रिविलेज लीव की बात होती है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए उस पर निर्णय ले। तो बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का जो है स्वागत करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। और धर्मेंद्र जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल मानवीय आधार पे हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन हर सरकार की भी एक कोशिश रहती है कि वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए वो वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से समायोजन करें या जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ एडजस्टमेंट करें। तो हमको बिल्कुल विश्वास है, हमारी सरकार है वो बहुत संवेदनशील है, और इसी कारण से हमें 3 जनादेश मिला इस छत्तीसगढ़ में। तो हम बिल्कुल ये प्रयास करेंगे कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। और मैं अधिकृत नहीं हूं कि अभी आपको बयान दे दूं कि घोषणा करता हूं, ठीक है। यानी क्योंकि सरकार कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वित्त वित्त मंत्री और वित्त विभाग पर ही निर्भर करता है ये पूरा दारोमदार कि संविलियन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, समायोजन होगा नहीं होगा, या फिर वेतन समान होगा नहीं होगा, क्योंकि सारा दारोमदार तो वहीं पर फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, सारा दारोमदार वहीं फंसा हुआ है। और दूसरे राज्यों में भी क्या स्थिति है, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं सारे प्रबंधकों के बीच में, जो वित्तीय प्रबंध है, कितने शिक्षकों की कमी है, तो वो समायोजन करने के बाद एक अच्छे रास्ते पर हम निकल सकते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। मैं तो कहूँगा कि वंदना जी के पास भी कोई अगर अच्छा सुझाव हो जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, तो हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा ऐसा कार्य है, सबकी पुनीत भागीदारी है। जैसे धर्मेंद्र जी बता रहे हैं उनका संघर्ष है, बिल्कुल मैं उनके संघर्ष को नमन करता हूं। वाकई में कठिन परिस्थिति में वो अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो मिलकर कोई एक रास्ता निकालने की और हम कोशिश करेंगे। मिलकर रास्ता निकालना है। वंदना जी, सर्वदलीय क्या आप मुद्दे पर साथ देंगे बीजेपी का? क्या इस मुद्दे पर समाधान में उनकी मदद करेंगे? अगर कोई फॉर्मूला आपके पास हो तो बताएंगे आप। देखिए, जनहित के मुद्दों पर हमेशा कांग्रेस बीजेपी के साथ तो दिए हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यदि फंड की इतना ही चिंता है, वित्त की इतना ही चिंता है, तो घोषणा करने से पहले एक बार उनको आर्थिक स्थिति पता लगा लेना चाहिए ना, कि हम जो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इस घोषणा को कैसे पूरा करें। नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं, आपका घोषणा पत्र था। नहीं, आप सुन तो लीजिए। आपने 100 दिन में जो अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित करने का वादा किए थे कि नहीं? बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं, जो अनियमित है, जो संविदा में है, आप उन वादा को तो भी पूरा नहीं किए। जब अपना आप वादा पूरा नहीं कर सकते तो क्यों झूठा दिलासा देते हो आप इन अतिथि शिक्षकों को, विद्यामितान को और हमारे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को, जब अपना वादा पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप बार बार पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार की बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाला था, उसी आदेश में वो सारा कार्य हुआ है। ये सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। आपके जिस डबल इंजन की सरकार में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, वो भी उसी नियम के तहत वहां पर भर्ती किए थे। और जो डीएड अभ्यर्थी है, करीबन ये 8 महीने से अभी भी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, इनकी संवेदनाएं मर चुकी है। उन अभ्यर्थियों की बात कोई सुनने नहीं, उनको नियुक्ति दी गई है। आपने जो विसंगतियां पैदा की थी, जब हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तब आप निश्चित तौर पर घेरिएगा सरकार को, लेकिन आज हमारा विषय जो है वो विषय नहीं है। आज हम अतिथि शिक्षकों पर मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ धर्मेंद्र दास वैष्णव जी भी मौजूद है। शिवालिका जी, बोल लीजिए जल्दी से बोल लीजिए। वर्तमान की जो शिक्षा गुणवत्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अभी बच्चों को स्कूलों में नहीं, लेकिन ये जो मॉडल चला आ रहा है, वंदना जी मैं आपको याद दिला दूं, अविभाजित मध्य प्रदेश जब था, तब कांग्रेस की सरकार थी, तभी ये मॉडल शुरू किया गया था शिक्षा कर्मियों का, और तभी से चला आ रहा है। बेसिकली उद्देश्य तो यही था कि तब पैसा कम था, यानी वित्त विभाग के पास उतना बजट नहीं था, इसीलिए आप शिक्षकों के साथ शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए शिक्षा कर्मी लेकर आ गए। आपने वो कमी तो पूरी कर दी, लेकिन समय के साथ वो प्रथा वैसे ही चली आ रही। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, हम बीती सरकारों की बात ना भी करें, हम बीती सरकारों की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम आज के समाधान पर बात कर रहे हैं कि आज के समय में क्या समाधान निकाला जा सकता है। बहुत कम समय है मेरे पास। धर्मेंद्र दास जी, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी कि कुल मिलाकर क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप, एक बार स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी यानी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम बातचीत करेंगे और समाधान निकालेंगे। हमारा नियमितीकरण मुख्य मांग है राजू भैया, पर यदि समान काम समान वेतन अभी आप लोग देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया। जैसा भी वर्ग है, कभी वर्तमान में हमारा
होना चाहिए, 70-80 हजार ठीक है, पेमेंट जल्दी से होना अपनी चाहिए, बात पर पूरी करिएगा। 38,000 जो वर्ग एक ग्रेड पे है, ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगा ना, तो समय समय में वेतन इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा भैया। हम लोग बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग स्थायी रूप से बच्चों का भविष्य बनाते रहें, हमारा भी परिवार सुरक्षित रहे ठीक है। और शासन भी अच्छा तरीके से चले, हम कोई दिक्कत नहीं है भैया। निश्चित तौर और पर, आपसे और मिलाने बंसल के न्यूज ने ये चर्चा इसलिए निवेदन भी था। की राजीव थी भाई, धर्मेंद्र सुझाव जी। सुन लीजिए, आप जी। अपने सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे शायद, या सिर्फ ये जरूर पहुंचाइए बयानबाजी भैया। तक रहेगा, आप ये जरूर। बता दीजिए, आप बता दीजिए, आश्वासन दे दीजिए कि आप वाकई बिल्कुल में इस बिल्कुल हम ऊपर काम पहुंचाएंगे। करेंगे हम कि आपकी किसान सरकार की रहेगा। तरह नहीं कि ऐसा निर्णय कोर्ट दे ठीक कि है, हमें अधर में लटकाना। राजीव जी, हमारी सरकार समय संवेदनशील नहीं है है हमारे और पास। सफलतापूर्वक समाधान निकालेगी। राजीव जी, वंदना को जी, राजीव जी, वंदना जी, समय नहीं हमारे पास। कुल मिलाकर बंसल न्यूज ने ये चर्चा इसलिए भी रखी थी ताकि जो बात अतिथि शिक्षक कहना चाह रहे हैं वो बात सरकार तक पहुंचे, और हम सब यही चाहेंगे कि ये बात सार्थक भी हो, शिक्षकों की मांगे भी पूरी हो जहां तक हो सकती हैं, और जो बच्चों का नुकसान है ये हमारा अहम उद्देश्य था कि 22 दिन से जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ना छात्र छात्राओं का, उसे लेकर हमारी चर्चा थी, उस पर हमारा फोकस था कि वो नुकसान ना हो आगे जाकर, इसलिए एक रोड मैप तैयार करना बेहद जरूरी है। बहरहाल आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, राजीव जी, वंदना जी और धर्मेंद्र जी, जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम अधर शिक्षक में फिलहाल दीजिए इजाजत। आशा करेंगे कि इस चर्चा का सार्थक समाधान भी निकले। बहरहाल तमाम बातों के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।